हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल RDA टेक में स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का देखेंगे और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये जो इतने ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसको आप पढ़ लीजिएगा तो कोई भी अदर किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए देखते हैं पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये हमारा पहला चैप्टर है 10th क्लास का और इसी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव देखने से पहले नंबर कुछ बेसिक इसका जानते हैं, कुछ थ्योरी देखते हैं, जिसमें से आता है हमारा पहला नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा नहीं लिखवाएंगे, केवल बोल देंगे। अगर जिसको नोट्स बनाना होगा वो पहले नंबर क्या करना है, वीडियो को पॉज करके और नोट्स से बना लेना है। ध्यान से समझना है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंतों तक चली जाए उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। ये हो गया 0, 1, 2, 3, इसी तरह से अनंतों तक चला जाएगा। यहाँ पे हम परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव बताने के लिए प्रमेय की जो हमारा ये थ्योरम है या कह सकते हैं जो इसका बेसिक है वो बता रहे हैं और उसी पर ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो पहले नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 0 से शुरू हो। तो 0 से जो शुरू होगा उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। उसी तरह से प्राकृत संख्या देख लेते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है? तो वह संख्या जो 1 से शुरू हो। जो भी संख्या 1 से शुरू हो जाएगा उसे कहेंगे प्राकृत संख्या। ये हमारा बेसिक है और बहुत कठिन से कठिन भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो उस वीडियो को लेकिन शुरू से लास्ट तक देखना जरूरी होगा क्योंकि इसमें सभी प्रकार के बताएंगे ऑब्जेक्टिव और कोई अदर किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये मेरा 100% दावा है कि जो भी बताएंगे उसको ध्यान से पढ़ लेगा जो स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव 100 में 100 मार्क आएगा। ऐसे 50 ही ऑब्जेक्टिव को टिक करना है। तो ये प्राकृत संख्या जो संख्या 1 से शुरू होता है। तो अब इस पे ऑब्जेक्टिव कैसे देगा? तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा प्रश्न में कि निम्न में से प्रथम प्राकृत संख्या क्या है? निम्न में से प्रथम प्राकृत संख्या क्या है? 1 दे दिया, 0 दे दिया, -1 दे दिया और इसी प्रकार से मान लीजिए कि 2 दे दिया माइनस में। और पूछ दिया कि प्रथम प्राकृत संख्या क्या है? तो प्रथम प्राकृत संख्या 1 है। एकदम सिंपल सा प्रश्न हो गया कि प्रथम प्राकृत संख्या क्या है। अगर पूछ देगा कि दूसरा प्राकृत संख्या क्या है तो ये हमारा हो जाएगा 2। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि पूर्ण संख्या क्या होगा, वो भी प्रथम पूर्ण संख्या, तो प्रथम पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0। ये एकदम सिंपल सा भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, आगे चल के कठिन भी बताएंगे। तो पूर्ण संख्या पूछ देगा कि प्रथम पूर्ण संख्या क्या है? 0। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि प्रथम 2 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कि प्रथम 2 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा तो प्रथम 2 पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1 है पहला, दूसरा क्या है? 1। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो प्रथम 2 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? 1। उसी तरह से पूछ देगा कि प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो 1 और +2 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछता है ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से। ध्यान रखना है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं सम संख्या। पहले नंबर जितना बेसिक है वो सब बता रहे हैं। सम संख्या वह संख्या जो 2 से कट जाए। जो भी संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसे कहते हैं सम संख्या। अगर किसी बच्चे को नोट्स बनाना होगा तो पहले नंबर क्या करना है कि वीडियो को पॉज कर लेना है, जहाँ जहाँ परिभाषा बोलते हैं, और फिर नोट्स बना लेना है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सब कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्या, क्योंकि ये 2 से कटाएंगे तो सब 2 के पहाड़ा में आ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं कट जाएगा। उसी तरह से देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा न कटे। जो भी संख्या 2 से अगर नहीं कटेगा उसे कहेंगे विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात है कि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि प्रथम सम संख्या क्या है। तो प्रथम सम संख्या क्या आएगा? 2। प्रथम विषम संख्या क्या है?
1। या ऐसे भी पूछ सकता है कि दूसरा विषम संख्या क्या है, दूसरा विषम संख्या, पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा 3, तीसरा विषम संख्या 5। इसी प्रकार से कुछ सम संख्या में भी पूछ सकता है। या ऐसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी कभी कभी दे देता है कि दो सम संख्याओं का योग होगा, सम होगा कि विषम होगा। कोई भी दो सम संख्या को जोड़ने पर इसका मान क्या आएगा। तो जैसे देखिए पूछ दिया कि दो सम संख्याओं का योग होगा सम या विषम। मान लीजिए इस प्रकार से दे दिया कि दो सम संख्या है, इसको जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा कि विषम संख्या। तो कोई भी दो सम संख्या ले लीजिए, दो सम संख्या मान लीजिए 2 और 4 लेते हैं, और 2 या 4 लेंगे तो क्या आएगा 6, 6 2 से कट जाता है, 2 के पहाड़ा जब ऐसे कटाएंगे 2 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा। तो ये 2 कौन सा 6 कौन सा संख्या हो गया, सम संख्या। तो इसका मतलब यही है कि दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो सम ही संख्या आएगा। उसी प्रकार से अगर विषम संख्याओं का पूछ दिया, कह दिया कि दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो दो विषम संख्या कोई अपने से ले लीजिए 1 3, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। तो कोई भी इसमें से दो विषम संख्या ले लेंगे, अगर जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। फिर से एक बात ध्यान रखिए, दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम, दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तब भी सम, लेकिन दो ही को जोड़ना है। 2 से ज़्यादा जोड़ेंगे तो उसके लिए नियम अलग हो जाएगा। अलग क्या होगा, अगर जोड़ सकते हो कि देख सकते हो कि अगर 3 विषम संख्या कह दिया, 1 और 3 4 और 4 5 9, यानी कि 3 विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। लेकिन सम संख्या में कितना भी सम संख्या को जोड़ लें, 2 गो 3 गो 4 गो, सब सम संख्या आता है। तो इस पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है सम संख्या और विषम संख्या से संबंधित। अब आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा भाज्य संख्या। इसको भाज्य या यौगिक संख्या भी कह सकते हैं। उसी तरह से होता है एक अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो आखिर भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कट जाए। एक से नहीं कटाना होता है, और स्वयं मतलब जो दे दिया है उससे भी नहीं कटाना है, उसको छोड़कर किसी भी संख्या से कट जाएगा, उसे कहेंगे भाज्य संख्या। तो पहले नंबर देखते हैं कि संख्या है क्या। तो संख्या 1 होता है, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरह से ये सभी संख्याएं हैं। इसमें से आखिर भाज्य और अभाज्य बताना है कि कौन भाज्य होगा कौन अभाज्य होगा। और भाज्य अभाज्य में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि गलती करते हैं, भाज्य जब भी कहा जाता है तो सम संख्या समझते हैं, और अभाज्य जब भी कहा जाता है तो समझते हैं विषम संख्या, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो देखेंगे कि भाज्य और अभाज्य का परिभाषा क्या है। एक या स्वयं को छोड़कर कट जाए। भाज्य संख्या की परिभाषा एक बार बोल रहे हैं कि वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़ाकर किसी दूसरी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस पर देखेंगे पहले भाज्य और अभाज्य है क्या। तो भाज्य और अभाज्य में कहा गया है कि एक से नहीं कटाना है, लेकिन ध्यान देना है कि एक ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या। ये भाज्य और अभाज्य दोनों में से कुछ नहीं है, भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है। तो इस एक को तो क्या करेंगे, बाहर भगाएंगे, बचेगा कितना 2। 2 को देखेंगे कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। तो क्या करना है कि एक से नहीं कटाना है, स्वयं मतलब 2 से भी नहीं कटाना है, 1 और 2 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कटाएंगे। 1 या 2 को छोड़ा के मान लीजिए 3 से कटाते हैं तो ये कटेगा कब, नहीं कट पाएगा किसी भी संख्या से। तो ये क्या है हमारा अभाज्य संख्या। उसी तरह से इसको देखिए, 1 से नहीं कटाना है, स्वयं मतलब 3 से नहीं कटाना है, तो ये क्या कटेगा, 2 से 5 से 7 से किसी भी संख्या से देखिएगा तो कटेगा ये वाला, नहीं कट पाएगा। तो ये भी कौन सा संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। लेकिन 4 को देखते हैं, 1 से नहीं कटाना है, स्वयं मतलब 4 से नहीं कटाना है, 1 से भी नहीं कटाना है और 4 से भी नहीं कटाना है, लेकिन ये 2 से क्या होगा, कट जाएगा,
2 के पहाड़ा में 2 दूना के 4, तो ये तो कट गया। तो जब कट गया तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। उसी तरह से 5 को देखेंगे, 1 से नहीं कटाएंगे, स्वयं स्वयं मतलब 5 से भी नहीं कटाएंगे। स्वयं कहने का मतलब जो संख्या दिया है वही, उससे नहीं कटाना है, 1 से भी नहीं कटाना है और स्वयं से भी नहीं कटाना है। अब इसको सोचिए 2 के पहाड़ा में 2 3 6 5 ये भी नहीं किया, 3 के पहाड़ा में ये नहीं रहा, 4 के पहाड़ा में ये भी नहीं कर रहा है, यानी कि ये किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य। 6 देखेंगे, 1 से नहीं कटाएंगे, 6 से नहीं कटाएंगे, लेकिन ये 2 और 3 से कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में 2 3 6 और 3 दूना के 6, तो ये कट न गया, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य। 7 क्या है, 1 से नहीं कटाएंगे, 7 से भी नहीं कटाएंगे, नहीं कट पाएगा, ये क्या हो जाएगा, अभाज्य। 8 तो कट जाएगा, मतलब 1 और 4 को, 1 और 8 को छोड़कर कटाएंगे, ये 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये तो भाज्य हो जाएगा। उसी तरह से 19 को देखेंगे, यहाँ पे 9 है तो 9 को देखेंगे, 1 से नहीं कटाना है, 9 से नहीं कटाना है, 1 और 9 को छोड़कर देखेंगे कि कौन से कट रहा है, तो ये तो कौन से कट भी नहीं करेगा। देखेंगे ध्यान से, तो इसमें किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अगर ऐसे सोचेंगे कि अगर विषम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। विषम संख्या का भाज्य संख्या जरूरी नहीं है कि होबे करेगा। जैसे ये 9 विषम संख्या है, लेकिन ये भाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि वह 3 से कट जाएगा। 10 कौन सा संख्या है, 1 से नहीं कटाना है, 10 से नहीं कटाना है, तो 2 और 5 से तो कट ही जाएगा, तो ये भी हो जाएगा भाज्य। 11 क्या हो जाएगा, अभाज्य होगा क्योंकि 1 और 11 को छोड़कर किसी से नहीं कटेगा। तो भाज्य में हमारा पहला संख्या क्या आ जाता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 इसी प्रकार से चला जाएगा, जो कि कटने वाला है। अभाज्य में क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, कुछ ही इस प्रकार से। कितना संख्याओं को जानना है कि ये भाज्य है और कौन अभाज्य है। अगर विषम संख्या को भाज्य समझते हो तो क्या, अभाज्य समझते हो तो वहाँ से आज से दिमाग में हटा लेना है, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं कि जो विषम है वो अभाज्य होगा। जैसे इसमें देखिए 9 संख्या क्या है, विषम संख्या है, फिर भी ये कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या। 15 क्या है, विषम संख्या, फिर भी कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या। तो एक और स्वयं को छोड़ाकर दूसरे से कट जाए उसे कहेंगे भाज्य संख्या, या वैसी संख्या जिसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव कैसा पूछता है, परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता है कि निम्न में प्रथम भाज्य संख्या क्या है। निम्न में प्रथम भाज्य संख्या क्या है, ऑप्शन में को दे दिया 2, पहले नंबर मान लीजिए 1 दे देता है, 1 दे दिया, बी में 2 दे दिया, सी में 3 दे दिया, डी में 4 दे दिया। पूछ दिया कि प्रथम भाज्य संख्या क्या है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 2 पर मार देते हैं, ठीक समझते हैं कि सम संख्या है तो ये भाज्य संख्या कभी करेगा, लेकिन नहीं, पहला भाज्य संख्या क्या आ रहा है, 4। देखिए यहाँ पे अभाज्य अभाज्य भाज्य, भाज्य पहला क्या है, 4। अगर पूछ देता कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य तो 4 हो गया, लेकिन अभाज्य पूछ देगा तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2। प्रथम अभाज्य संख्या 2, प्रथम भाज्य संख्या 4, प्रथम भाज्य संख्या 4, प्रथम अभाज्य संख्या 2, याद रखना है ये वाला। फिर ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। किसी भी 2 अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका मौसा क्या होगा, तो 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। याद रखना है 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1। कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 और 3 ले लिए, 2 से इसमें भागा देंगे, 2 एकम 2 बच गया 1, 1 को घेरेंगे, 2 को उतारेंगे, 2 बार पढ़ेंगे पढ़ा, ये कट गया, मौसा कितना हो गया, 1। तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका जब मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। तो भाज्य और अभाज्य से यही पूछता है कि प्रथम भाज्य संख्या क्या है, तो 4। प्रथम अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2। फिर ये भी पूछता है
कि कोई भी दो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है 1, ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से 1 पे टिक कर देना है। फिर ये भी कभी कभी पूछ देता है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणा क्या होगा, दो अभाज्य संख्याओं का गुणा, तो दो गो अभाज्य संख्या के गुणा करेंगे तो भाज्य आएगा कि अभाज्य, ये कभी कभी पूछ देता है। तो दो गो कौन अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2 ले लिए एगो अभाज्य संख्या, एगो अभाज्य संख्या 3 ले लिए, इसको गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, तो 6 कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ पर देखिए 6 भाज्य संख्या है। तो जब दो अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे तो वो मान आएगा हमारा भाज्य संख्या। अब आगे देखते हैं परिमेय और अपरिमेय। इस भाज्य और अभाज्य से एक ऑब्जेक्टिव तो जरूर पूछता है। अब आता है परिमेय संख्या, इससे भी एक ऑब्जेक्टिव जरूर देगा। उसके बाद में अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p यानी कि अंश और q यानी कि हर। तो जो संख्या को अगर हम अंश और हर के रूप में लिख देंगे उसे कहेंगे परिमेय संख्या, और जहां हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना है कि इसमें q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर होने से ये अपरिभाषित संख्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर कोई अंक दिया हुआ है 5, नीचे अगर 0 से भागा देना है तो जब 0 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटिव। उसी तरह से अगर ये 0 ऊपर हो जाएगा, अगर 5 नीचे करके भागा देंगे तो ये आएगा हमारा 0। अगर कोई संख्या दिया हुआ है उसका पावर 0 दे दिया है तो इसका मान हो जाएगा 1। तो ये समझना जरूरी है कि 0 से जब भागा दिया जाता है किसी भी अंक में तो वो अपरिभाषित हो जाता है, लेकिन 0 में अगर किसी संख्या से भागा देंगे तो वो 0 बनेगा। किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाएगा तो उसका मान होता है 1। तो इसीलिए नीचे वाला जो q का मान है वो 0 नहीं होता है, क्योंकि ये अपरिभाषित बन जाएगा अगर 0 रहेगा तो। परिमेय संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा जिसको नोट्स बनाना वो लिख लेगा कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q 0 के बराबर नहीं है। तो वैसे ही अपरिमेय संख्या में वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परिमेय को लिख सकते हैं और अपरिमेय को नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक और इसका परिभाषा ऐसे साधारण से हो जाएगा कि वह संख्या जो वर्गमूल के बाहर हो, वह संख्या जो वर्गमूल के बाहर हो और अगर वर्गमूल में है तो उसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए तो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। वैसी कोई भी संख्या जो वर्गमूल के बाहर है और वर्गमूल में है तो उसका वर्गमूल आसानी से निकलता है, उसे कहेंगे परिमेय संख्या, और नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या लगभग में हमेशा वर्गमूल के अंदर होता है और ये परिमेय संख्या हमेशा वर्गमूल के बाहर रहता है। अगर वर्गमूल में भी है, अगर वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें से हमेशा जरूर ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो परिमेय संख्या में ये हो जाएगा हमारा, जैसे 5 वर्गमूल के बाहर है तो ये परिमेय हो गया, 1/2 ये भी वर्गमूल के बाहर है, ये भी परिमेय हो गया। दे दिया 1.5 तो ये भी वर्गमूल के बाहर है, ये भी हमारा परिमेय हो गया। उसी तरह से रूट में दे दिया 16 तो रूट में दे दिया, लेकिन इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। जब वर्गमूल निकल जाएगा तो ये कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या। उसी तरह से और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 16/25, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो जब वर्गमूल निकल जाएगा तो ये परिमेय हो गया। और मान लीजिए 1.35 ऐसे कुछ आ रहा है, 3 5 बार आ रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या है। उसी तरह से अगर मान लीजिए इस तरह से दिया 1.7 इसके ऊपर एक रिंग दे दिया, तब भी ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। ये कौन सा संख्या है, परिमेय।
तो जो भी संख्या वर्गमूल के बाहर दिखाई देता है वो समझना है कि परिमेय संख्या है, और वर्गमूल में भी है, वर्गमूल निकलता है तो उसे कहेंगे अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या। वर्गमूल में है, वर्गमूल निकल जा रहा है तो परिमेय है। अपरिमेय में एक संख्या ध्यान देना है कि एगो ऐसा भी संख्या है अपरिमेय का जो वर्गमूल के बाहर होते हुए भी अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या में एक ऐसा भी संख्या होता है जो वर्गमूल में नहीं रहेगा फिर भी वो अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए अपरिमेय संख्या। पाई पहला नंबर अपरिमेय संख्या, ये पाई है और ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। परीक्षा में बहुत बार पूछा है कि पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। उसी तरह से √2 वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, √3 इसका भी नहीं निकल पाएगा, ये सभी अपरिमेय संख्या है। जैसे 2 + √3 दे दिया, ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि आई तो वर्गमूल निकल भी नहीं करेगा, इसको भी अपरिमेय बना देगा। इधर देखेंगे 1/√2, ये भी अपरिमेय हो गया। और एक संख्या जो है वर्गमूल के बाहर वो अपरिमेय है। देखिए ऐसे होता है 1.35। अब ये 3 मान लीजिए कि 2 बार दे दिया 5, 3 अब ये 3 बार हो गया 5, 3 ये 4 बार हो गया 5। ऐसे जब कोई संख्या आता है उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। ये वर्गमूल में नहीं होता है फिर भी अपरिमेय होता है। एक और इसे उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 14.5, 2, 5 डबल 2, 5 ट्रिपल 2, 5 4 गो 2, 5, ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है कोई संख्याएं, तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। यह एक ऐसी संख्या है जो वर्गमूल के बाहर होते हुए भी अपरिमेय है, क्योंकि अपरिमेय हमेशा वर्गमूल में रहेगा, परिमेय हमेशा वर्गमूल के बाहर रहेगा। अंदर भी है, वर्गमूल निकल जा रहा है तो परिमेय है। तो इस संख्या का आखिर नाम क्या है? ये तो अपरिमेय है, इसको कहा जाता है अशांत। अशांत किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें भागा देने पर न कटे, वो कटबे न करे, भागा देते जाएंगे कटबे नहीं करेगा, उसको अशांत कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है अशांत अनावर्ती। ये संख्या है अशांत अनावर्ती। और यहाँ पे देखेंगे ये वाला इसको कहा जाता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, इसको रेकरिंग पढ़ा जाता है ऊपरा। रेकरिंग का मतलब कि 7 बार बार आ रहा है, 1.77777 ऐसे इसका बार बार आ रहा है, इसको रेकरिंग पढ़ा जाता है। तो अशांत आवर्ती इस संख्या को, ये भी अपरिमेय, सॉरी ये भी अशांत संख्या है, ये भी अशांत है, लेकिन इसको कहा जाता है अनावर्ती, इसको आवर्ती। ऐसे याद कर सकते हैं, आवर्ती कहने का मतलब बार बार आएगा, अनावर्ती मतलब बार बार नहीं आएगा, आवर्ती मतलब बार बार आता है, अनावर्ती मतलब बार बार नहीं आ रहा है। तो ये हमारा ये जो दो संख्याएं हैं ये वर्गमूल के बाहर होते हुए भी अपरिमेय है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्न में से कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। वर्गमूल जिसका निकल जाएगा परिमेय, नहीं निकलेगा अपरिमेय। अगर वर्गमूल में है तब ध्यान देना है। तो इस पे एक और इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दो परिमेय संख्याओं का एक परिमेय ले लिए, जोड़ घटाव गुणा भाग, दो परिमेय है, इसका जोड़ घटाव गुणा भाग क्या आएगा? तो परिमेय आता है। दो परिमेय संख्या के जोड़ घटाव गुणा भाग परिमेय आता है। उसी तरह से दूसरा में देख लीजिए, एक परिमेय अगर ले लेंगे और एक अपरिमेय लेते हैं और इसका गुणा भागा करते हैं तो ये हमेशा अपरिमेय आता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लेना है। एगो परिमेय संख्या ले लेनी, एगो अपरिमेय संख्या, अगर ओकरा के जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भागा करेंगे तब भी अपरिमेय आएगा। बताएंगे कैसे आएगा, एक और देख लेते हैं। अगर दोनों अपरिमेय ले लिए, दोनों संख्या अपरिमेय ले लिए और उसका गुणा भाग जोड़ घटाव सब निकालेंगे, दोनों अपरिमेय हैं तो कभी परिमेय आएगा तो कभी अपरिमेय आएगा, कभी परिमेय आएगा कभी अपरिमेय। तो इस पे एग्जाम्पल कुछ देखते हैं कि कैसे दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक परिमेय ले लिए 2 और एक परिमेय लेते हैं 4, कुछ भी ले सकते हैं, दो परिमेय होना चाहिए। इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे या भागा करेंगे। तो मान लीजिए जोड़ रहे हैं, 4 2 6, तो जोड़ेंगे तो 6 आ गया। 6 कौन सा संख्या हो गया? परिमेय।
तो एगो इहो परिमेय, एगो और परिमेय, तो दो गो परिमेय लेके जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा? परिमेय। परिमेय कहने का मतलब वर्गमूल से बाहर, वर्गमूल से बाहर ये संख्या रहता है परिमेय। अगर वर्गमूल में भी रहता है तो वर्गमूल निकलने वाला होता है। तो देखो 2 भी परिमेय, 4 भी परिमेय, इसको जोड़ दिए तो क्या है? परिमेय। तो इसमें कहा गया है कि 2 गो परिमेय को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भागा करेंगे, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं इसमें, गुणा भागा कुछ भी। जैसे गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, 8 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। उसी तरह से एगो परिमेय और एक अपरिमेय लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक परिमेय ले लिए 2 और एक अपरिमेय ले लिए √3, इसको जोड़ेंगे तो ये कभी जुड़ेगा? हाई वाला जुटो पे नहीं करेगा, ये दूसरे कास्ट का हो गया, ये दूसरे जाति का हो गया, तो ये जब जुड़ नहीं पाएगा तो अब ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं निकल पाएगा वर्गमूल, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो हमेशा एक परिमेय, जरूरी नहीं कि पहले परिमेय में लेना है, पहले अपरिमेय भी लिख सकते हैं, बाद में परिमेय। तो एगो परिमेय होके के चाहिए, एगो अपरिमेय, उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भागा करेंगे, कुछ भी करेंगे तो अपरिमेय भी आएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तीसरा समझने वाला है। कहा है कि एक अपरिमेय या दूसरा का भी अपरिमेय ले लें, यानी कि दोनों अपरिमेय ले लें, तो उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा? परिमेय कभी आएगा तो कभी अपरिमेय। जैसे देख लीजिए, जैसे 2 + √3 ले लिए, एगो ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय है। एगो और कौन संख्या ले लेते हैं जो कि अपरिमेय हो, 2 - √3 ले लिए, या यहाँ पर 3 कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये भी कौन सा संख्या है? अपरिमेय। दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 2 + √3 प्लस 3 - √3, -√3 से +√3 कट गया, बच गया कितना? 3 2 5। ये कौन सा संख्या हो गया? परिमेय। तो 2 को जब अपरिमेय लिए तो इसको जोड़े तो क्या आ गया? परिमेय आ गया। लेकिन अगर इसमें और कुछ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं, अलग से अलग उदाहरण कोई लेते हैं, दोनों अपरिमेय, जैसे √2 ले लिए, एगो और अपरिमेय ले लिए, मान लीजिए 3 √2 ले लिए, इसको जोड़ेंगे तो एक पहले एगो √2 है, 3 गो √2, तो कितना हो जाएगा? 4 √2। कभी भी रूट वाले संख्या नहीं जुड़ता है, रूट से पहले वाली संख्या को जोड़ा जाता है, तो 3 1 4 √2 कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परीक्षा में कैसे पूछता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है या कौन अपरिमेय संख्या है? तो जो संख्या वर्गमूल में है, वर्गमूल निकल जा रहा है तो परिमेय, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दे दिया कि 8 √2 या यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 3 √2 बटा में √8, 3 √2 बटा में √8। ये पूछ दिया गया कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो अगर डायरेक्ट देखते हैं √2 के वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। लेकिन वो एकदम गलत तरीका हो गया, क्योंकि ऐसा संख्या जब आ जाता है ऊपर नीचे रूट में, हल होने लायक है तो उसको पहले सोल्व करेंगे। ये नहीं कि √2 अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय टिक कर लेंगे, ऐसे नहीं करना है। इसको पहले सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 √2 बटा में √8 के बदले में गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। 2 के 2 चौके 8, 2 दूना के 4। वर्गमूल में क्या आता है कि 2 को जोड़ा लग जाता है, उसमें से एक बाहर निकाल लिया जाता है। तो 2 को जोड़ा लग गया तो इसमें से एक बाहर निकाल लिया, रूट में रह गया 2। तो ये 2 से 2 कट गया, बच गया कितना? 3 बटा में 2। अब 3 बटा 2 क्या है? परिमेय है, क्योंकि ये वर्गमूल के बाहर है, यानी कि P बटा Q के रूप में है। तो जब भी हमें परिमेय संख्याओं का जब मान निकालेंगे, वर्गमूल में अगर है, वर्गमूल निकल जा रहा है तो परिमेय, नहीं निकल रहा है अपरिमेय। और यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, ऐसे परिमेय और अपरिमेय का होता है। और यहाँ पे उसका मेन पॉइंट भी लिख दिए हैं कि कौन कौन जोड़ेंगे तो परिमेय होगा, कौन कौन जोड़ेंगे तो अपरिमेय। अब देखिए अगला पॉइंट, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें परिमेय भी शामिल होगा और अपरिमेय भी शामिल होगा। जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हो जाएगा उसे कहेंगे वास्तविक संख्या। तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें परिमेय ले लेते हैं 4, अपरिमेय ले लेते हैं 1 बटा √2, 1.35। ये सभी वास्तविक संख्या है, क्योंकि जो परिमेय और अपरिमेय दोनों के रूप में हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है।
तो कुछ भी हो सकता है। जो परिमेय और अपरिमेय को हम लोग लिख लेते हैं मिलाकर, तो उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होता है। परिमेय भी शामिल होता है और अपरिमेय भी शामिल होता है। किसमें? वास्तविक संख्या में। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन ऐसी संख्या है जिसमें कि परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं? तो वास्तविक संख्या। एक और टॉपिक पीछे छूटा हुआ है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जब पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण मतलब 0 से स्टार्ट होता है, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाते हैं उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो गया, 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंतों तक चला जाएगा। इधर -1, -2, -3 इधर भी अनंतों तक चला गया। यानी कि पूर्ण संख्याओं को प्लस और माइनस के रूप में जब दर्शा देंगे वो उसे कहेंगे पूर्णांक संख्या। ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है, बट्टा में नहीं होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव इसमें क्या देगा, निम्न में कौन पूर्णांक संख्या नहीं है। दे दिया है कि निम्न में से कौन पूर्णांक संख्या नहीं। ऑप्शन में दे दिया कि -5, बी में दे दिया 3.2, सी में दे दिया 8, डी में दे दिया 105। पूछ दिया कि निम्न में से कौन पूर्णांक संख्या नहीं है। तो पूर्णांक संख्या हमेशा वो प्लस माइनस में हो सकता है, लेकिन दशमलव में कभी नहीं होगा, बट्टा में नहीं रहेगा। बट्टा में रहेगा तो कटने वाला रहेगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब पूरा पूरा होना चाहिए, प्लस माइनस से दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा होना चाहिए। अब एक आता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, तो वैसी संख्या जिसकी कल्पना की जा सकती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसकी कल्पना की जा सकती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो ये संख्या हमेशा रूट में रहेगा और माइनस के रूप में रहेगा, जैसे -√2, -√3, -√4 ये सभी काल्पनिक संख्याएं हैं। और इसका वर्गमूल जब भी निकाला जाता है, जैसे 10th क्लास तक तो वर्गमूल निकालने के नहीं पढ़ना है, लेकिन 10th क्लास से आगे जब पढ़ेंगे तो इसका वर्गमूल जैसे -4 का निकालेंगे तो ये हो जाता है 2 आयोटा। आयोटा आई लिखा जाता है, इसको आयोटा पढ़ा जाता है, आयोटा। इसमें क्या होता है कि -1 का वर्गमूल जो होता है आयोटा होता है, आयोटा। ये 10th क्लास तक नहीं पढ़ना है इसके बारे में कि कैसे वर्गमूल निकालना है, तो इसको कहा जाता है आयोटा। जैसे -4 का वर्गमूल निकालना हो तो 2 आयोटा। अब आते हैं एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। जब दो संख्याओं का मौसा एक हो उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। कोई भी दो संख्या बा और मौसा जब निकालेंगे 1 के बराबर आ जाएगा तो उसे कहेंगे सहअभाज्य संख्या। कोई भी संख्या है दूगो, उसका मौसा जब निकालेंगे 1 के बराबर आता है उसे कहेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे 3,5 इसका मौसा निकालेंगे तो आ जाएगा 1। 8,11 कुछ भी हो सकता है, जिसका दो संख्या मौसा निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 1। कैसे मौसा निकलता है तो कम वाला से भागा दे देंगे बेसी में, 3 एकम 3 बच गया 2, 2 को घेर लेंगे, इस 3 को उतारेंगे तो 2 एकम 2 बच गया 1, 1 को घेरेंगे 2 उतर गया, 2 बार में ये कट गया, तो ये हमारा हो गया मौसा। यानी कि मौसा कितना आ गया 1। तो ऑब्जेक्टिव इसमें क्या पूछता है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, या ऐसे देता है, दे देगा कि 2 अभाज्य संख्या है उसका मौसा निकालने पर क्या आएगा। तो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा कितना आता है 1 आता है। ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट देखेंगे और उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि कठिन से लेकर और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है।